नमस्कार मित्रों, आज हम आप चर्चा करेंगे एक बहुत ही गंभीर, हालांकि जनरल डिस्कशन नहीं है वो, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमारी आपकी चर्चा होगी, और वो है पेंशन। मित्रों, भारत सरकार ने 2004 के बाद के सारे कर्मचारियों के पेंशन पर रोक लगा दी है। अच्छा है, कोई बुराई वाली बात नहीं है कि अगर सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि वो पेंशन दे सके, तो उसने निसंदेह एक अच्छा काम किया, उसने रोक लगा दी। परंतु वहीं एक सवाल और उठता है कि जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं, तो हमारे माननीयों को पेंशन क्यों? ये तो सरकारी नौकर भी नहीं है, लोक सेवक हैं, लेकिन चयनित हैं, इलेक्टेड हैं। 5 साल के लिए आते हैं, ज़रूरी नहीं 5 साल के बाद दोबारा रिपीट करें, ज़रूरी नहीं सत्र कभी कभी 5 साल पूरा भी चले। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं या हम एक सरकारी कर्मचारी। अगर हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो पेंशन देने की क्या आवश्यकता है? ये गूढ़ विषय है और इस पर विचार हमको आपको करना होगा, क्योंकि ये जो पेंशन हमारे माननीयों को जाती है, ये हमारे टैक्स के पैसों पर जाती है। भारत सरकार के पास अपनी व्यवस्था नहीं है, सरकार चलती ही टैक्सेस से है। जो टैक्स हम आप देते हैं, जो टैक्स आम जनता विभिन्न खरीद फरोख्तों में देती है, जो टैक्स विभिन्न अन्य मदों से प्राप्त किए जाते हैं, वही सरकार की आमद का जरिया होता है। तो क्या ऐसी स्थिति में उन पैसों को इन माननीयों की पेंशन के लिए उपयोग में लाया जाना उचित है? ये एक यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा एक और गंभीर समस्या है कि जब हम किसी सरकारी पद के लिए किसी कर्मचारी को चयनित करते हैं, तो हम एक सो कॉल्ड लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन देते हैं कि इस पद के लिए कर्मचारी कम से कम इतना पढ़ा हो, इसकी यह शारीरिक क्षमता हो, ये जानता हो। उसके बाद उसकी परीक्षा होती है, परीक्षा में वो चयनित होता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है। और हम जिस किसी को जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, तो क्या उसके लिए इस तरीके की न्यूनतम आर्ताएं नहीं होनी चाहिए? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भी यहाँ पर एक सोच का विषय है। भाजपा 2012 तक राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए जोर देती थी। अच्छी बात थी कि हमारे सदन में, हमारे संसद में, हमारी विधानसभाओं में अपराधी न पहुंचे। आज दुर्भाग्य क्या है कि उसी भाजपा ने कांग्रेस तर्ज पर अपराधियों को अपना सांसद बनाया है, उनको अपना विधानसभा सदस्य बनाया है। मित्रों, क्या ये उचित है? अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की सोच अपराधिक होती है। अपराधी कोई जात या धर्म का नहीं होता है, अपराधी किसी वर्ग विशेष का नहीं होता है, अपराधी केवल अपराधी होता है। साथियों, ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पे अब हमको आपको बृहद मनन करना होगा, चर्चा करनी होगी, विचार करना होगा कि किनके हाथ में हम देश का भविष्य दे रहे हैं। पालघर हत्याकांड, उसके बाद उसमें उत्पन्न होने वाली राजनीति, क्या हम इन्हीं विषयों के लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं कि सरकार केंद्र और राज्य की लड़ाई में एक आम आदमी का हनन करे, उसके अधिकारों का हनन करे, उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की हत्या करे? हम भय और अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते हैं, वोट बैंक की बात नहीं करते हैं। और इसके लिए अब हमको और आपको सजग होकर के सामने आना पड़ेगा। हमको इसलिए भी सामने आना पड़ेगा कि ये प्रश्न हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है कि कहीं आने वाले समय में भारत के सदनों में अपराधियों का प्रभुत्व वर्चस्व ना हो। क्या मजाक है? आप 2 जगह से वोट नहीं डाल सकते पर 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या मजाक है? आप जेल में हैं तो वोट नहीं डाल सकते पर जेल में रह करके एक नेता लड़ सकता है। और उसके बाद हम समाजवाद की बात करते हैं, उसके बाद हम समानता के अधिकारों की बात करते हैं। हमारे माननीय है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि हम चयन करके इनको भेजते हैं। परंतु माननीय का ये मतलब नहीं कि उनके अधिकार हमसे अतिरिक्त हों। जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसके अधिकार उनके विशेष हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, हमें करना भी चाहिए।
क्योंकि वो संविधान प्राप्त अधिकार है। परंतु अगर संविधान ऐसी व्यवस्था देता है, आप खुद सोचिए कि सदन वैसे तो मुद्दों पे पक्ष और विपक्ष होता है, परंतु जब कभी भी माननीयों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ने की बात होती है, संपूर्ण सदन एकमत होता है। क्या माननीयों के भत्ते और वेतन बढ़ाने से पहले जनराय नहीं ली जानी चाहिए? रेफरेंडम नहीं होना चाहिए? एक अनपढ़ को, जिसको हमने बाय द वे सांसद या विधायक बना के भेजा है, वो उतने पैसे पा रहा है जितना क्वालिफाइड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं पा रहा है? क्या ऐसे समाजवाद आएगा? और उसके बाद उनको पेंशन? मित्रों, ये बड़े गंभीर प्रश्न है। अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं, तो इन माननीयों को पेंशन क्यों? इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए। इस बात के लिए सरकार को व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहिए। क्या सदन में बैठ के सांसद और विधायक अपने मनमर्जी के नियम पारित करेंगे, अपनी सुख सुविधा की प्राथमिकता रखेंगे? किसने कहा आप राजनीति में आइए? अगर आप स्वयं सक्षम नहीं हैं तो किसने कहा आप राजनीति करिए? क्या इसलिए आप राजनीति में आते हैं कि आप लाखों रुपए का भत्ता उठाएं, आप लाखों रुपए की सुविधाएं उठाएं और उसके बाद आप और आपके परिवार को पेंशन प्राप्त हो? मेरे ख्याल से इसलिए तो शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी नहीं दी थी। मेरा ख्याल है इस व्यवस्था के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शहादत नहीं दी थी। क्या इसीलिए हमने आज़ादी पाई है? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। हमारे और आप दोनों के लिए सोचना होगा, मनन करना होगा, और हमको ये मांग करनी होगी सरकार से कि इस प्रकार की विशिष्ट सुविधाओं पर सरकार प्रतिबंध लगाए। अगर आप मेरे विचार से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।